अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं उर्दू जुबान के आगाज व इर्तिका से मुताल्लिक। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। बात करेंगे उर्दू जुबान के आगाज और इर्तिका के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं जुबान। जुबान याद रखेंगे समाजी जिंदगी में इजहार और तरसील का सबसे मुअस्सिर जरिया है। जुबान इजहार और तरसील का सबसे मुअस्सिर जरिया है। जरूरियात जिंदगी ने जुबान पैदा की। जुबान ने तहजीबी अमल को एक खास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफियाई इलाके में कोई ना कोई जुबान जरूर परवान चढ़ी। इसीलिए एक ही मुल्क में कई जुबानें और बोलियां वजूद में आई। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 जुबानें बोली जाती हैं। चुनांचे हिंदुस्तान को जुबानों का घर भी कहा जाता है। अब ये फैक्ट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जुबानों का घर किस मुल्क को, किस देश को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान को। कोई भी जुबान यकायक वजूद में नहीं आती। उसके बनने के पीछे सदियों का तारीखी और तहजीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहजीब बेमेल नहीं होती, इसी तरह दुनिया की किसी जुबान को बेमेल नहीं कहा जा सकता। उर्दू जुबान भी मखलूत या मिली जुली जुबान है। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़हन में रखेंगे कि उर्दू जुबान कैसी है, मखलूत जुबान है, यानी इसमें मुख्तलिफ जुबानों के अल्फाज हैं। अरबी के भी हैं, फारसी के भी हैं, कुछ संस्कृत के भी हैं, कुछ हिंदी के हैं। तो ये एक मखलूत जुबान है, यानी मिली जुली जुबान है। दूसरी जुबानों की तरह उर्दू जुबान भी सदियों में बनी और उसकी बनावट में कई बोलियों और जुबानों ने हिस्सा लिया। 8वीं सदी से 10वीं और 11वीं सदी तक, 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। उनमें अरब, ईरानी, अफगानी और तुर्की थे, जिनकी जुबानें अलग अलग थी। एक ही मजहब के पैरोकार होने के बावजूद फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। यानी इनमें एक चीज तो यकसा थी कि मजहब के एतबार से ये लोग एक साथ थे, लेकिन फिक्र ख्याल और आदाब जिंदगी के लिहाज से इनमें काफी फर्क था। जुबानें अलग अलग थी। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत जुबानें बोली जाए। प्राकृत की माना फितरी जुबान के। संस्कृत आला तबके तक महदूद हो गई थी। प्राकृतों ने अवामी मेलजोल की जुबान का दर्जा हासिल कर लिया था। यहाँ ये बताना जरूरी है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो प्राकृतें मकामी बोलियों के तौर पर राइज थी, उन्होंने आगे चलकर एक या एक से ज्यादा मुस्तहकम जुबानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। उन्हीं में एक क्या है? उर्दू है। उर्दू जो है खड़ी बोली की सच्ची जानशीन कही जाती है। आगे जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। दुनिया की जुबानों का सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी खानदान है। ये देखेंगे, दुनिया की जुबानों का सबसे बड़ा खानदान कौन सा है? हिंद यूरोपी खानदान। नोट कर लीजिए। इसी हिंद यूरोपी खानदान की मशरकी शाख, इसी हिंद यूरोपी खानदान की मशरकी शाख हिंद आर्याई कहलाती है। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें जदीद हिंद आर्याई जुबानें कहलाई, जिनमें से एक उर्दू है। हिंद आर्याई जुबानों के मुख्तलिफ अहज को दर्जिल फ्लो चार्ट की सूरत में पेश किया गया है। आगे देखें एक चार्ट। इस चार्ट के जरिए आप इसके आगाज इर्तिका को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कदीम हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो जमाना है, ये 1500 कबले मसीह से लेकर के 500 कबले मसीह का जमाना है। अब कदीम हिंद आर्याई में दो हिंद आर्याई की इब्तदाई जो शक्लें हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकी संस्कृत। ये भी आपको याद रखना है। अब इधर देखेंगे, हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया। पहले ये बात समझ लीजिए, एक है कदीम हिंद आर्याई, दूसरा है वस्ती हिंद आर्याई। 500 कबले मसीह था 600 ईस्वी का जमाना, या फिर कहीं के 1000 ईस्वी का जमाना। ठीक है।
यह है प्राकृतों का जमाना। उसके बाद देखेंगे जदीद हिंद आर्याई 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक या फिर 1000 ईस्वी से ता जमाने हाल, यह है अपभ्रंशों का जमाना। ये बात मोटे तौर पर आप याद रखिएगा। अब इधर हम लोग बढ़ते हैं। प्राकृतिक का मतलब क्या? फितरी जुबान यानी कुदरती जुबान, हम आपको पीछे बता चुके हैं। इसमें देखेंगे एक है पेशाची, दूसरी है अर्ध मागधी और एक है मागधी, शोरशीनी यानी मथुरा शोरशीन का इलाका, और एक है महाराष्ट्री। यानी प्राकृतिक कुल कितनी किस्में हुई? 5 किस्में हुई, याद रखेंगे। शोरशीनी से शोरशीनी अब्रश, शोरशीनी अब्रश, और उसके बाद में यही से आती है मगरबी हिंदी। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, ये आपके उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांग्लू और जाटो भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोलियां हैं मगरबी हिंदी के झेल में। खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी निकलती है, याद रखना है। अब यहां पे देखेंगे इनके लहजे की बुनियाद पर इनको 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। वे बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी आती हैं, और जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है, जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है, जाना जाता है। ये चीज भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए। वस्त हिंद आर्याई जुबानों को प्राकृत के झेल में लिया जाता है, जिनमें एक शोरशीनी भी थी। शोरशीनी प्राकृत से शोरशीनी अब्रश वजूद में आई। ये सभी चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। और से मगरबी हिंदी निकली। इस मगरबी हिंदी से जो जुबानें और बोलियां पैदा हुई उनमें एक खड़ी बोली है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सर चश्मा है। आगे देखेंगे हर जुबान का एक रस्म खत होता है। ज्यादातर जदीद जुबानों के रस्म खत दूसरी जुबानों से माखूज हैं, लिए गए हैं। जैसे उर्दू ने अरबी व फारसी रस्म खत, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय जुबानों ने रोमन रस्म खत इख्तियार किया। इसी तरह वह जुबान जिंदा कहलाती है जो दूसरी बोलियों और जुबानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। उर्दू एक ऐसी ही जुबान है जिसमें अफ़आल और उनको बरतने और बदलने के तरीके हिंदुस्तानी हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के उन अल्फाज की तादाद ज्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी जुबानों में भी राइज हैं और जो अवाम में भी रोजमर्रा की हैसियत रखते हैं। दूसरी जुबानों से मुराद पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली है। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो का रस्म खत उर्दू से मिलता जुलता है। पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। रस्म खत के फर्क के बावजूद और उर्दू और हिंदी के कवायद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसीलिए दोनों ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं। आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं, याद रखिएगा। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। जुबान के बाज माहिरीन का ख्याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, यानी उर्दू पंजाब में पैदा हुई। ये किसका नजरिया है? तो आप सबको याद होना चाहिए महमूद शिरानी का। जब दिल्ली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी, इसी जमाने में पंजाबी जुबान भी बन रही थी। बाज लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया दक्कनी में मिलता है। पहले यह ख्याल भी आम था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आजाद का कहना था। अब लिसानियात के बेशतर माहिरीन का यह फैसला है कि उर्दू दिल्ली और उसके कुर्बु जवार के इलाकों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। ये नजरिया किसका है? तो ये ख्याल किसका है? तो ये मसूद हुसैन खां का है। पंजाब से दिल्ली की न सिर्फ ये कि हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और पंजाब से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से भी मेलजोल था। ये असर पंजाबी में भी देखा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया,
اور دولت آباد کو دارالسلطنت بنایا تب بڑی تعداد میں آبادیاں بھی منتقل ہوئی۔ ان میں دہلی شہر کے عام باشندوں کے علاوہ تاجر اور صوفیاء کرام اور فوجی بھی تھے۔ اپنے ضروری ساز و سامان کے علاوہ شمال میں بولی جانے والی کھڑی بولی اور دوسری بولیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اردو ان سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ایک برس بعد ہی محمد تغلق پھر دہلی لوٹ آیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ واپس آ گئے اور بہت سے وہیں آباد ہو گئے۔ علاوہ اس کے جو صوفیاء، تاجر اور فوجی دکن کی طرف سفر کرتے تھے، ان کے لیے سب سے بے خطر راستہ گجرات سے ہو کر جاتا تھا۔ یہ لوگ جہاں جہاں پہنچے ان کے ساتھ اردو بھی تھی، جسے زبان دہلوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اردو کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ زبان دہلوی۔ گجرات پہنچ کر اردو کا رشتہ وہاں کی مقامی بولی کے ساتھ قائم ہوا اور وہ گجری کہلائی۔ جہاں شمال میں برج، اودھی، ہریانی اور پنجابی بولیوں کے ساتھ اس کے لسانی رشتے مضبوط ہوئے، وہیں وہ جنوب کی دوسری مقامی بولیوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ اس امر کی بھی اہمیت ہے کہ جو صوفیاء کرام یا بادشاہ یا فوجی دوسرے ملکوں سے ہندوستان ہے، وہ یہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے رہن سہن کے طریقوں، ان کی رسومات اور خیالات نے یہاں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور یہاں کی تہذیبی زندگی ان کے ذہن و فکر پر اثر انداز ہوئی۔ اس طرح اپنی ملکی یا مادری زبان سے رفتہ رفتہ ان کے رشتے کمزور پڑنے لگے۔ یہاں کی مختلف بولیوں سے مل کر جو زبان بن رہی تھی، اس کو نہ صرف انہوں نے اپنا لیا، بلکہ جنوب میں قلی قطب شاہ نے اس زبان میں شاعری کی اور شمال بھاشا میں شاہ عالم ثانی نے برج بھاشا میں دوہے کہے۔ قلی قطب شاہ بہت اہم ہے، جنہیں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زبان تھی جس کا رسم خط عربی و فارسی تھا، لیکن وہ خود ہندوستانی تھی، اسی لیے اردو زبان کو کبھی ہندوستانی بھی کہا گیا، ہندی بھی کہا گیا، ہندوی بھی کہا گیا اور زبان دہلوی کے نام سے بھی یاد کیا گیا، لیکن اب اسے اردو ہی کہتے ہیں۔ اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اردو کے ثقافتی اور سماجی اداروں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان اداروں میں داستان گوئی، مرثیہ خوانی، مشاعرہ، قوالی، چہار بیت، مجرے اور غزل گائکی اہم ہیں۔ ان اداروں نے اردو ادب کی حکایتی روایت کو بھی پروان چڑھایا ہے۔ اردو مختلف قوموں کے باہم اختلاط سے پیدا ہوئی۔ مقامی اور باہر سے آنے والی قوموں کے درمیان رابطے کی ضرورت کے لیے ایک ایسی ملی جلی زبان کی ضرورت تھی جو ان کے درمیان ترسیل کا ذریعہ بن سکے۔ اس لیے مقامی زبانوں عربی، فارسی، ترکی، پشتو وغیرہ زبانوں کے ملاپ سے اردو کی نشو و نما ہوئی۔ خانقاہوں، درباروں اور بازاروں میں اردو کا ارتقاء اور ہوا پروان چڑھی۔ اردو والوں کی مختلف ملکوں میں نقل مکانی نے اسے ہندوستان گیر حیثیت دلائی۔ یہ وجہ کہ وہ کسی صوبے کی زبان نہ ہو کر پورے ملک کی زبان ہے۔ اردو کو بر صغیر ہند و پاک کے بالخصوص سارک ممالک میں رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ہندوستان میں بہار، یوپی، دہلی، ہماچل پردیش کے علاوہ بنگال اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کی دوسری سرکاری زبان ہے۔ پاکستان میں یہ پہلی سرکاری زبان ہے اور کشمیر میں بھی اسے یہ مقام حاصل ہے۔ برطانیہ اور خلیجی ممالک میں بھی اردو بولنے والوں کی قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ تو یہ مختصر گفتگو ہوئی ہے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق۔ اب کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں ایک بار آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جن چیزوں کو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا ہے، وہاں سے ایگزام میں آپ کو کوشچن مل سکتے ہیں اور پیچھے بھی یہاں سے ایگزام میں کوشچن فارم کیے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ سب لوگ ان پوائنٹس کو ایک بار ریوائز کر لیجئے۔ زبانوں کا گھر ہندوستان کو کہا جاتا ہے۔ اردو کیسی زبان ہے؟ تو اردو ایک مخلوط زبان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا لسانی خاندان کون سا ہے؟ تو ہند یورپی خاندان ہے۔ اردو کہاں سے آئی ہے؟ تو اردو جو ہے جدید ہند آریائی زبانیں ہیں، ان سے اردو نکلی ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ قدیم ہند آریائی یعنی ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی۔ یہ کب سے کب تک محیط ہے، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پراکرتیں کتنی ہیں؟ پراکرتوں کو معنی کیا ہے؟ قدرتی زبانیں: پشاچی، ارد ماگدی، ماگدی، شورشینی، مہاراشٹری۔ ماگدی کا مطلب جنوبی بہار، ارد ماگدی یعنی اس کے درمیان کا علاقہ۔ اب دیکھیں گے شورشینی سے جو ہے مغربی ہندی میں کل 5 بولیاں شامل ہیں، یہ ذہن میں آپ رکھیں گے۔ سبھی امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا، انہیں آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔
تو آج کے سیشن کو، آج کے اس کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔